आज हमारे बीच में है एक जाने माने क्रिमिनल लॉयर मिस्टर प्रकाश जायसवाल। सर, आपने जब कोर्ट रूम में पहली बार केस लड़ा तो आपके मन में क्या चल रहा था? एक लॉयर से उनको पूछा कि भाई यहाँ कितने वकील हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ 3000 वकील हैं। फिर भी हम देखते हैं कि केसेस कभी भी ना क्लोज नहीं होते हैं। हमारे इंडिया में इस वक्त कुछ 4 करोड़ केस पेंडिंग है। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि क्रिमिनल केस में सर एक बहुत बड़ा रिस्क है। ये एक अक्कू यादव करके क्रिमिनल था, उसके ऊपर एलिगेशंस ये थे कि उसने सीरीज ऑफ रेप किए हैं। इन द मिड टाइम वो खिड़की से मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग और बहुत शोर हो रहा है, तो मैं तुरंत नीचे गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूट्स एंड विंग के एक सेकंड एपिसोड में, जहां उन शख्सियत से लोग मिलते हैं जो अपने रूट से ग्राउंडेड रहते हैं और अपने एक्सपीरियंस से एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं। आज हमारे बीच में है एक जाने माने क्रिमिनल लॉयर मिस्टर प्रकाश जायसवाल। प्रकाश सर ने ये अपने 30 साल के कैरियर में कई अनगिनत केस लड़े हैं और उन्होंने कोर्ट रूम को एक आर्गूमेंट एरिया नहीं समझा है, बल्कि एक ह्यूमन बैटलफील्ड समझा है। आज हम मिलते हैं मिस्टर प्रकाश जायसवाल जी से रूट्स एंड विंग के इस एपिसोड में। प्रकाश सर, आपका स्वागत है थैंक यू। इस एपिसोड में। मैं स्टार्ट लूँगा आपसे एक आपके जर्नी के बहुत बेसिक क्वेश्चन से। सर, आपने जब कोर्ट रूम में पहली बार स्टेप रखा या पहली बार आपने केस लड़ा तो आपके मन में क्या चल रहा था? फियर था, इमोशन था? ये इस पर थोड़ा सा हमको सर ब्रीफ करिए। बहुत अच्छी बात आपने पूछी, जो मेरे बहुत कम दोस्तों को पता है, मगर आज इस फोरम में या आपके इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपसे शेयर करूँगा। आज से 30 साल पहले जब मेरे फादर एक अच्छे वकील थे, क्रिमिनल लॉयर थे, और जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो पहले मैं कुछ 6 महीने मेरे फादर के साथ था। मेरे फादर के काफ़ी सारे हाई कोर्ट जजेस जो उनके बैच के थे या वो सारे दोस्त थे, उनका कहना था कि प्रकाश को तुम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भेजो, बिकॉज़ कानून जो होता है वो ट्रायल कोर्ट में ही सीखा जाता है, हाई कोर्ट में नहीं। तो जब शुरुआत में मेरे फादर ने मुझे बोला कि आप जाओ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सीखो, तो शुरुआत में मेरे 4 दोस्त थे, जिसमें एक भी दोस्त है, एक संजय बालपांडे एक है, योगेश था। हम सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहली बार 6 महीने बाद। वहाँ पर एक नीम का पेड़ है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके नीचे हम लोग तीनों आके खड़े हुए और वो बिल्डिंग को हमने ऐसा देखे ऊपर तक। और एक लॉयर थे, उनको पूछा कि भाई यहाँ कितने वकील हैं? तो उस वक्त वहाँ एक वकील साहब थे, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ 3000 वकील है। हाँ। तो हम तीनों ने एक दूसरे को देखा, 3000, 1 2 3, अपना नंबर उतना पीछे है। शुरुआत में सच में हम लोग भी डर गए कि अरे ये तो यहाँ ऑलरेडी 3000 वकील है, अपना क्या होने वाला है। और ये जो मैंने सोचा, ये हर वकील पहली बार जब कोर्ट जाता है तो सोचता है। मगर वो बिल्डिंग या वो जो सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम, उसका मैजिक ये है कि वहाँ 3000 से अब 8000 हो गए, पर 8000 होने के बावजूद भी वहाँ काम चल रहा है। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ काम वहाँ मिलता है, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से या आपके नॉलेज या आपके रिसोर्सेज के हिसाब से। रिसोर्सेज मतलब आपका जो क्लाइंटेज होता है वो आपके कॉन्टैक्ट से ही आता है। तो उस समुंदर में से कितना पानी निकालना है, ये उस व्यक्ति के खुद के कैलिबर पर ही डिपेंड करेगा, पर ये पक्का है कि सबको कुछ न कुछ वहाँ जरूर मिलेगा। ऐसा है प्रोफेशन। सर, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आप 8000 वकील हैं या आपने जितने भी काउंट किया, केसेस कभी भी ना क्लोज नहीं होते हैं। कई बार मैं भी ऐसा कुछ, कई बार ऐसा भी होता होगा कि सर जब तक उसका रिजल्ट आता होगा तब तक तो उस केस की वैल्यू ही खत्म हो जाती होगी। ऐसा भी हुआ होगा सर? हाँ, बिल्कुल सच बात है। जुडिशरी में कितने बार सुप्रीम कोर्ट ने या जो जो चीफ जस्टिस बने उन सारे लोगों ने हरदम ये बोला, पॉलिटिशियंस ने बोला, लॉ मिनिस्टर बोले, प्राइम मिनिस्टर बोले, सारे लोगों ने बोला है कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, दिस इज अ फेमस मैगजीन। इंडिया और दूसरे देशों में एक बहुत मेजर फर्क है। हमारे इंडिया में इस वक्त कुछ 4 करोड़ केस पेंडिंग है। उसका रीजन सिर्फ ये है कि हम लोगों में अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी है। हमारे इंडियंस में हम छोटे छोटे चीज़ों को लेकर कोर्ट पहुंच जाते हैं, क्योंकि हर आदमी को यहाँ एक कॉन्फिडेंस है या जुडिशरी के प्रति एक विश्वास है कि आई विल सी यू इन द कोर्ट।
हर कोई एक दूसरे को यही बोलना चाहता है। छोटे छोटे यानी मैं आपसे बताऊंगा कि खेती, जब दो किसान खेती करते हैं ना, तो उसकी जो मेड़ होती है उसके ऊपर से तक लोग वाद लेकर कोर्ट में जाते हैं। हर छोटी चीज के लिए लोग कोर्ट में जाना चाहते हैं। रास्ता खेत में मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरे को वहीं से रास्ता चाहिए, इस बात के लिए लोग कोर्ट में जाते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए। इसके फायदे भी है। ये जो डिले है, इसके जैसे नुकसान लोगों ने देखे हैं कि भाई एक कॉज मोमेंट, एक रेप विक्टिम है या किसी का मर्डर हो गया है, उसको जस्टिस मिलने में डिले जो होता है उसमें उसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। नुकसान इसलिए होता है कि उसकी जो इंटेंसिटी होती है, जो ग्रीफ होता है, वो समय आने तक, अब समझो एक मर्डर हो गया, उसका ट्रायल लगने के लिए 5 साल लग गए या 7 साल लग गए। इस बीच में सारे विटनेसेस जो उस वक्त अलर्ट थे या उनकी उस मरने वाले के साथ या इंजर्ड के साथ या उसकी फैमिली के साथ जो फीलिंग्स थी, तो पैसेज ऑफ टाइम में किसी तरीके से डिम हो जाती है या उतनी इंटेंसिटी नहीं रहती। ज्यादातर केसेस होस्टाइल होने से ही एक्विटल होते हैं, ज्यादातर केसेस। दूसरा डिले का दूसरा मेजर नुकसान ये है कि मेमोरी फेड होना। क्योंकि हम वकील जब कोर्ट में उससे उल्टे सीधे प्रश्न पूछते हैं कि चलो भाई बताओ वहाँ कौन कौन था या कैसा था और कितने दूर था, लाइट था कि नहीं था, है ना, लेफ्ट हैंड में था, राइट हैंड में था, ऐसे अनेक चीज़ें जो हमारी जगलरी होती है वकीलों की, वो सब करने से वो बेचारा कंफ्यूज होता है और वो इतनी पुरानी चीज़ को रिफ्रेश करने में वो चूक जाता है और उसका एडवांटेज वकीलों को मिलता है, आरोपी को मिलता है। सर वकील भी, अब हम भी नोटिस करते हैं सचिन भाई, मैं फायदे बताना चाहूंगा। हाँ सर, हम लोग कोशिश देखते हैं कि वकील भी सर, क्या होता है ना, अब किसी एक आम आदमी को कोर्ट में जाना हो ना सर, तो सबसे पहले तो ना वो पुलिस से डरता है, उसके बाद कोर्ट रूम से, उसके बाद वकील से। अब सर वकीलों में भी हम नोटिस कर रहे हैं कि केस को पुल ऑन करना है, कोई केस को खत्म नहीं करना है। आज जितने भी वकीलों के ऑफिस जाओ, एक बड़ी बड़ी फाइलों की थप्पी बनी हुई सर, कोई केस, या ये वकीलों का इंटेंशन है कि केस को क्लोज नहीं करना है, या फिर उनको बस एक जरिया है कि भैया चलो काम चलते रहे, कोर्ट रूम जाते रहे। सर इस पे थोड़ा सा हमको समझना है कि हम वकील चुनने में कैसे बढ़े कि हमको केस सलटाना है। हर आदमी आपके पास आता है कि हमको केस को खत्म करना है। मैं आपको पहले उसके जो डिले के फायदे हैं वो बताना चाहूँगा। काफ़ी सारे लिटिगेशंस कोर्ट में इस बात के हैं, वो है ज़मीनों के डिस्प्यूट, कि भाई मैंने आपसे एग्रीमेंट टू सेल किया, अब वो सेल डीड आप मुझे करो। जिसने एग्रीमेंट टू सेल किया था वो सेल डीड नहीं कर रहा है। कॉज मूवमेंट एक ज़मीन है, 10 एकड़ ज़मीन है, उसकी कॉस्ट का मतलब उस वक्त की उसकी कॉस्ट 10 लाख थी। कोर्ट में वो केस पेंडिंग रह गया 15 साल। अब वो ज़मीन की कॉस्ट जो 10 लाख थी वो हो गई 20 करोड़। अच्छा, अब 20 करोड़ वो ज़मीन की जब कॉस्ट हो जाएगी, तब वो जो दोनों लिटिगेंट्स हैं ना, वो दोनों ही फायदे में रहेंगे। और सिर्फ वो लिटिगेंट्स ही फायदे में नहीं रहेंगे, उनके लॉयर्स भी फायदे में रहेंगे। फॉर द रीजन, आने वाले समय में वो सोचेगा कि मेरी जमीन जो मेरे को आज 10 एकड़ के लिए मैं लड़ रहा हूं और कितने साल लगेंगे पता नहीं, आज अगर मैं उसको कॉम्प्रोमाइज कर दूं और आधा आधा भी हो गया तो भी उसको लगेगा कि नहीं, अपना लिटिगेशन सक्सेसफुल हो गया। तो इस तरीके से कुछ चीजों के फायदे भी है। लॉयर्स का जो आपने बोला कि लॉयर्स केस को पेंडिंग रखते हैं, इसको मैं नहीं मानता। उसका कारण ये है कि जो पेंडेंसी कोर्ट में होती है उसका एक क्राइटेरिया तय है। आपने कभी बोर्ड देखा होगा, कोर्ट में जो बोर्ड होता है उसमें स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज होती है केसेस फॉर एविडेंस, जो केसेस में एविडेंस है ना। कुछ रेडी केसेस रहती, कुछ चार्ज के लिए कुछ रहती, कुछ इश्यूज के लिए रहती। इस तरीके से वो केसेस का होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी 2023 का कोई सिविल का लिटिगेशन है और आप चाहोगे कि वो डिस्पोज हो जाए, तो वो मुश्किल है। उसका कारण ये है कि उसमें इशू चाहे कुछ भी हो, वो जो बाकी लोगों की केसेस अभी तक पेंडिंग है उसको छोड़ के कोर्ट आपकी केस क्यों देखे। इसलिए कोर्ट के लिए जस्टिस ये होगा कि पहले जो पुरानी केस है उसको मैं हैंडल करूं, या अगर किसी केस पे क्वेश्चन ऑफ लॉ है और एकदम छोटा सा पॉइंट है तो कई बार कोर्ट उसको तुरंत भी खत्म कर देते हैं। इस तरीके से वो कोर्ट चलता है। वकीलों का अक्सर ये भी होता है उसमें कि फॉर एग्जांपल सिविल लॉयर्स की बात करेंगे। सिविल लॉयर्स में अगर हम लोग ये 8000 वकीलों में देखेंगे तो कुल 50 वकील होंगे जो सीरियसली जिनके पास मोस्ट ऑफ द केसेस है। वैसे क्रिमिनल में भी है कि आप इतने सारे वकीलों में देखोगे तो एक
उसमें भी आपको 25-30 वकील मिलेंगे जिनके पास ये सारी केसेस है, मेजर केसेस है, छोटी मोटी केसेस की मैं बात नहीं कर रहा। तो उसमें ये होता है कि कई बार फॉर एग्जांपल आप एक लॉयर हो, मेरे अपोनेंट हो, अब काफ़ी सारे केसेस में हम साथ में रहे। एक दिन पहले आपने फ़ोन करके बता दिया कि भाई आज मैं रेडी नहीं हूँ, डेट ले लूँ? ओके। तो ये जो होता है इसमें भी काफ़ी बार डिले हो जाता है। जजेस ने अभी मीडिएशन का एक नया, जुडिशरी में एक नया कंसेप्ट आया पिछले 15 सालों में, वो है मीडिएशन का। मीडिएशन से आज तक मुझे लगता है कि 1 करोड़ से ज़्यादा केसेस रिजॉल्व हो चुके हैं। ये सच में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि मीडिएशन के माध्यम से बहुत छोटे छोटे केसेस, आपकी गाड़ी आपने सिग्नल क्रॉस कर लिया, आपके खिलाफ एक चालान हो गया, आपके खिलाफ एक केस पेंडिंग है। आपने स्पीड में गाड़ी चलाया, उसकी एक केस पेंडिंग है। आपने बहुत छोटी छोटी चीजों की तो केसेस, ये मीडिएशन मीडिएशन में सारी तो खत्म। ये प्लेटफॉर्म कहाँ है सर? ये कोर्ट रूम में ही होता है मीडिएशन? नहीं, उसमें ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक गैम्बलिंग एक्ट का केस है आपके ऊपर कि आपने कहीं जुआ खेला है या आप क्रिकेट सट्टा किया है। अब उसमें कोई मेजर पनिशमेंट नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट क्या करेगा कि आप फाइन भरोगे? आपने बोला हाँ, तो इसको भेजो मीडिएशन में, और वो वहां पर वन टाइम सेटलमेंट हो जाएगा। हर महीने मीडिएशन कैंप लग रहे हैं जिसमें सारे जजेस को, 4th सैटरडे होता है शायद, हर 4th सैटरडे को वो मीडिएशन के कैंप्स लगते। सारे सिविल लिटिगेशंस में आज की पोजीशन यही है कि जजेस वो केसेस को मीडिएशन में सेटल करने की कोशिश करते, क्योंकि आपने 50 सालों से केसेस पेंडिंग है लोगों की, और एक इश्यू में, और उसकी जनरेशन टू जनरेशन, 3rd जनरेशन आके लिटिगेशन लड़ रही। एक जनरेशन खत्म होगी, उसकी अगली जनरेशन के लीगल ईयर्स रिकॉर्ड पे लिए, उन्होंने लड़ा, वो चले गए, तीसरी जनरेशन आ गई, ऐसे कई लिटिगेशन है। तो ये सब कभी खत्म होने वाला नहीं है। लोग छोटे छोटे ईगोज में, छोटी छोटी चीजों में कुछ लोग लिटिगेशन एंजॉय भी करते हैं, तो ये सब खत्म होना चाहिए। इसलिए मीडिएशन गवर्नमेंट ने और जुडिशरी ने इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से सचमुच में जुडिशरी का काफी बड़ा सर ये अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें एटलीस्ट आपके माध्यम से ना अवेयर तो होंगे लोग कि ये एक बिग प्लेटफॉर्म है। कई लोगों को पता ही नहीं है कि लॉ क्या है। सर एक है ना थोड़ा सा टिपिकल सवाल है, जैसे सिविल केस में तो क्या है, एडवोकेट को कोई बहुत प्रेशर नहीं रहता है, वो लिटिगेशन चलते रहेगा। क्रिमिनल केस में सर एक बहुत बड़ा रिस्क है। मैं देखता हूँ कि कई बार फिजिकल डेंजर है ना आपके केसों में, आप जो मैंने आपकी भी जर्नी देखी है, फिजिकल डेंजर केस है जो होता है ना सर, उसमें बहुत रिस्क होता है। तो सर कभी आपको कोई ऐसा केस बना जिसमें आपको लगा कि यार इसमें मेरे को ना सिक्योरिटी इशू है, कहीं मेरे पे कुछ ना हो जाए या मेरे घर पे कुछ ना हो जाए? तो एक कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ है कभी कोई? मैं 2 छोटे छोटे इंसिडेंट्स बताऊंगा जो मुझे, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस है। एक केस, एक अक्कू यादव करके क्रिमिनल था, उसके ऊपर एलिगेशंस ये थे कि उसने सीरीज ऑफ रेप किए हैं। सीरीज ऑफ रेप करने के बाद ही वाज मर्डर्ड इन कोर्ट। ओके सर, ये कब की बात होगी? ये बात होगी 2008 की वगैरह होगी शायद। उसके ऊपर एक सीरीज भी बना था अभी थोड़े दिन पहले, मर्डर इन कोर्ट रूम, कुछ नाम था उसका। तो सर आप एक्यूज के वो जो अक्कू यादव नाम का क्लाइंट था मेरा, वो मतलब ही वाज क्रिमिनल, उसने कई मर्डर किए थे और सारी केसेस में मैंने उसको बरी कराया था, एक्विटल कराई थी। और जो कोर्ट रूम का जो इंसिडेंस है, उस दिन की घटना ऐसी हुई थी कि जिस दिन अक्कू यादव को एक 294-506 ने गाली देना, जान से मारने की धमकी देना की केस में कोर्ट में अरेस्ट करके लाया। उसका एक छोटा भाई था, बचई यादव या कुछ नाम था उसका, वो आया, बोले साहब वो अक्कू यादव को लाए हैं और अक्कू यादव को आज पीसीआर होता है, तो वो आप क्या है, आप खुद खड़े होना, अदरवाइज मैं जूनियर्स को भेजता हूँ छोटे केसेस में। तो ठीक है, उसका पीसीआर हुआ। नेक्स्ट डे पीसीआर में लाने वाले थे उसको। दूसरे दिन सुबह फिर मेरे पास वो बचई यादव या जो नाम था उसका भाई, वो आया, बोले सर एक रिक्वेस्ट है। मतलब क्या? तो उनका कहना था कि सर आप ये केस में खुद खड़े रहना, उसकी बेल नहीं कराना और उसको जेल भेजना। अच्छा, मतलब इट्स स्ट्रेंज। मतलब क्यों जेल क्यों भेजना उसको? भाई छोटी सी केस हो तो बेल हो जाएगी। बोले सर, बोले उसका कोर्ट में आज, जो भाषा में बोला उसने मेरे को अपनी भाषा में ये बोला कि सर उसका आज कोर्ट में कांड होने वाला है। तो मैं अच्छा, ये बात उनको पहले से ही मालूम थी? ठीक है।
तो मैं थोड़ा सा मुस्कुराया, मैंने उसको बोला बेवकूफ़ है क्या, ये कोर्ट है, यहाँ ऐसा थोड़ी होता है कुछ, किसी की हिम्मत है क्या। बोले नहीं साहब, आप फिर भी उसका आप ही खड़े होना और उसको किसी भी तरीके से जेल ही भेजना। बोले यार ये भी कमाल है। तो 2:30 बजे का समय था, उसको नीचे कोर्ट में लाया जाता है। वो पहले पत्थर, कोर्ट के बाजू में एक बड़ी बिल्डिंग है, एक पत्थर की बिल्डिंग है। अभी मैंने एक तीसरी बिल्डिंग बनवाई है, वो एक न्यू बिल्डिंग है। पर उस वक्त एक पत्थर की बिल्डिंग थी, एक मेन बिल्डिंग थी। मेन बिल्डिंग में मैं 5th फ्लोर पे बैठता था, तो नीचे उतर रहा था तो एक क्लाइंट आया। उसने बताया कि एक पांडे मैडम, एक डिस्ट्रिक्ट जज थी, उनके कोर्ट में उन्होंने बुलाया, आप पहले वहाँ चलो 2:30 बजे, नहीं तो सबको जेल भेज देंगे, चिड़ी हुई है। तो बोला कि वहाँ जाने में क्या है, वहाँ पे MCR आने वाला है। तो मैं थोड़ा सा 1st फ्लोर पे वो कोर्ट में गया। इन द मीन टाइम वो खिड़की से मैंने देखा कि वो जो पत्थर की बिल्डिंग है, उसको दगड़ी बिल्डिंग बोलते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग और बहुत शोर हो रहा है, लोग भाग रहे हैं। तो मेरे को समझ में नहीं आया क्या हुआ है। फिर मेरे ध्यान में आया कि अरे अक्कू को वहाँ लाने वाले थे। तो मैं तुरंत नीचे गया तो अक्कू यादव का मर्डर हो गया था। अच्छा। और वो लोग भाग रहे थे, जो मर्डर करने वाले लोग हैं। अब अक्कू यादव का तो मर्डर हो गया था, वो विटनेस बॉक्स में इंजर्ड ऐसा पूरी, तब वो मर चुका था। उसके साथ के पुलिस वाले भी घायल थे, उसके साथ में एक जन था स्टाफ का, वो भी घायल था। तो मैं जब गया तो थोड़ी देर में वो जो बच्चे यादव था, वो एक पेड़ के पीछे छुप के सारा कुछ देख रहा था। उसका भाई। तो उसने थोड़ी देर में उसने भी देख लिया मेरे को कि मैं कोर्ट में आ गया हूँ। तो मैंने अपने लोगों से पूछा कि किसने किया रे। तो उन्होंने बोला कि जो अक्कू के यादव के नंबरकारी थे उन्होंने किया। तो नंबरकारी बोलने से नंबरकारी मतलब उसके को अक्यूज, जो लोगों ने मर्डर में उसके साथ को अक्यूज थे। काफी सारे मर्डर थे उसके, 3 मेरे ख्याल से मैंने बरी कराए थे। तब मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं 2:30 बजे अक्कू यादव के साथ रहा होता, तो जब उसके साथ वाले उस पुलिस वाले को उन्होंने नहीं छोड़ा, तो निश्चित तौर पे उनको ये मालूम रहता था कि ये आदमी मुझे जानता है, और अगर इसने मुझे देखा तो ही विल आइडेंटिफाई मी। देन उन्होंने मुझ पर भी असॉल्ट किया होता था, ये पक्का था। तो उस दिन मुझे रिलीफ हुआ कि यार आज तो सही भी बच गए अपन, क्योंकि एक टेम्पो था, उनको अक्कू यादव को किसी भी तरीके से मर्डर करना ही था। उसके साथ जो भी था, वो पुलिस को नहीं छोड़ा था उन्होंने, जो उसकी कस्टडी लाए थे। तो वो एक इंसिडेंस था। एक बार संतोष आंबेकर के केस में ऐसा हुआ, एक PI थे तहसील के, कि उन्होंने बोला उस वक्त संतोष आंबेकर एक मोका में से फरार आरोपी था। मोका इज एक्ट, महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। संतोष आंबेकर अभी जेल में है, और अभी जेल, काफी वो काफी समय से जेल, क्रिमिनल भी मेरे रहा। ख्याल से तीसरी बार उस पर मौका लगा। फर्स्ट टाइम उसको कुछ 100 साल की या उससे ज्यादा की सजा दी थी एक मैडम ने। उसके बाद वो अभी फिलहाल मौका में है। तो उस वक्त जब सेकंड मौका था, उसको तहसील पुलिस ने प्रिपरेशन टू कमिट डकैती का केस लगा के एक MCOC किया था। उस वक्त वो फरार था, उस वक्त वो बॉम्बे में था। तो वो जो PI था तहसील का, वो मेरा अच्छा दोस्त था। एक दिन उसके यहाँ मैं बैठा, तब मुझे पता चला कि हर सेंसिटिव केस में मेरा फोन रिकॉर्ड होता है। अच्छा। अनऑफिशियली। अच्छा। टू लोकेट क्रिमिनल्स। तो मुझे ये लगा कि यार मैं जो फोन पे बात करता हूँ, अच्छा दिस इज ऑल अनऑफिशियल। अनऑफिशियल है, इसलिए मैं किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकता। आई कैन नॉट कोट दैट इंस्पेक्टर कि उन्होंने मुझे बताया। बट तब मुझे पता चला कि अच्छा ये इस तरीके से सिर्फ ये केस में नहीं हुआ, इसके अलावा 25 केस ऐसी हुई होंगी जिसमें पुलिस ने मेरे फोन को रिकॉर्ड किया, बट इट वाज ऑल इलीगल। तो मेरी प्राइवेसी कहीं तो भी मुझे ऐसा लगा कि डिस्टर्ब हुई। ऐसे बहुत सारे केसेस है। एक फॉरेन नेशनल था, वो नाइजीरिया का था शायद। उसने शंकर नगर चौक पे एक बैंक थी, उसमें ट्रेवलर्स चेक डाल के कुछ करोड़ रुपए निकाल लिए थे। इट वाज ऑल फेक। उसको कोर्ट में लाया, उस फॉरेनर को अरेस्ट करके। उसको जज ने पूछा कि डू यू हैव लॉयर? तो बोले यस आई हैव लॉयर। बोले हु? देन ही सेड प्रकाश जायसवाल। DCP क्राइम वाज, उस वक्त पुलिस कस्टडी लाने वाले DCP क्राइम थे, बिकॉज बहुत सेंसिटिव मैटर था, फॉरेनर्स थे उसमें काफी सारे। वो जज ने एकदम विचार किया। अच्छा हम लोग भी उस वक्त उस कोर्ट के पास से ही जा रहे थे, तो हम देख रहे थे कि काफी सारे फॉरेनर्स को ला रहे हैं किसी केस में।
तो उसने जब मेरा नाम लिया तो मेरे लिए भी सरप्राइज था कि भाई मेरा नाम कहाँ से ले रहा अच्छा, आप कोई तो- वकालतनामा साइन कुछ नहीं हुआ होगा? है। मैं उसको कभी जिंदगी में देखा नहीं था, उसको मैं नहीं जानता था, वो मुझे नहीं जानता था, पर उसने नाम लिया। शाम होते तक डीसीपी क्राइम का फोन आया कि जसपाल साहब ये क्या है। मैं बोला मुझे भी नहीं मालूम ये क्या है, ये तो मैं भी मेरे को भी सरप्राइज हो रहा है कि ये कैसे क्या हो गया करके। तो बाद में फिर अब उसने बोला ही है कि मैं ये लॉयर एंगेज करना चाहता हूँ, तो बोला ठीक है। उसका नाम अब्दुल था। तो फिर मैंने उसका वकील पत्र फाइल किया, जो कुछ पीसीआर बीसीआर जो था। उस दिन फिर वो शाम को डीसीपी का फोन आया। उसके बाद मेरा फोन और मेरा घर सर्विलेंस पे आ गया कि ये इंटरनेशनल क्रिमिनल से इनका क्या संबंध है भाई। तो ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स होते हैं कि जहाँ उसमें भी मेरा फोन टेप हुआ, वो भी ये देखना चाहते थे क्या है। बाद में मैंने उससे पूछा कि भाई तुमको कैसे मालूम मेरा नाम, मैं कहाँ से आ गया तुम्हारे डायरी में। तो उसने मुझे बताया कि जो नागपुर में फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ते थे, उसमें से एक स्टूडेंट जो था उसने उसको बताया था कि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो गई तो ये व्यक्ति नागपुर में हमको मदद करता है, इसलिए मेरे पास आपका नाम था, इसलिए मैंने आपका नाम बोला। तो बट ऑल राइट, इस टाइप के केस में सर आपको पॉलिटिकल प्रेशर भी बहुत रहता होगा अक्सर। तो सर उस टाइप की चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं फिर? मतलब अब ठीक है, ये तो आपने सिक्योरिटी वाला इशू था तो वो आपने इंटरनली मन बना लिया। जहाँ पॉलिटिकल प्रेशर आता है, थर्ड पार्टी आती है, तब कैसे हैंडल होता है? केस आपको लेना या नहीं लेना ये आपके पसंद का मामला है। कुछ कटारिया, उसके बाद वो पारेख, उसके बाद वो एक और तीसरा केस हुआ था, सारे लकड़गंज में हुए थे। सारी केसेस में मैं इनिशियली वकील था। इनिशियली आप एक्यूज की तरफ से? यस, इनिशियली मैं वकील था। फॉर एग्जांपल कुछ कटारिया का जो मर्डर है, हाँ। एक बच्चा था, सेंटर पॉइंट स्कूल में पढ़ता था, तब मेरे भी बच्चे स्कूल में थे। तो एक दो भाई थे, वो लोग आए मेरे पास कि बोले पुलिस मेरे भाई को परेशान कर रही है और उसका कोई रोल नहीं है और बिना वजह से पुलिस को और शक कर रही है और उसको अरेस्ट कर लिया। मैंने बोला कुछ किया नहीं है तो फिर क्यों चिंता करने की बात, आगे पीछे पुलिस को ही मालूम हो जाएगा कि तुमने कुछ नहीं किया। तो बोले हाँ सर, बोले आप अपीयर हो जाइए। इनिशियली मैंने उसमें वकील पत्र डाला, कुछ कटारिया का मर्डर करने वाला कोई पुगलिया ऐसा कुछ नाम था उसका। तो इनिशियली जब मैंने उसका वकील पत्र डाला, कोर्ट से बाहर निकलने के बाद मेरे एक दोस्त थे पत्रकार जगदीश जोशी और अतुल कोटेचा करके एक दोस्त थे, वो थे, और लकड़गंज के जो पीआई थे वो भी शायद उस वक्त जायसवाल थे। इन तीनों को मैंने पूछा, बोले यार इसको क्यों परेशान किया, क्योंकि वो तीनों कनेक्टेड थे उस केस में। एक सामाजिक दृष्टिकोण से था, एक जागरूक पत्रकार था, एक इंस्पेक्टर थे। तो उन्होंने बोला यार हमारे पास आज तो कोई एविडेंस नहीं है, मगर हमको लगता है कि इसी ने किया है। ठीक है, कोर्ट ने पीसीआर दिया है। जिस दिन उसका पीसीआर खत्म होने वाला था उस दिन सुबह 4:30 5 बजे मुझे जगदीश जोशी का फोन आया और उस पीआई का भी फोन आया। बोले यार इतने सुबह सुबह क्या परेशानी है। तो उन्होंने बताया कि मैंने उस वक्त उठाया नहीं क्योंकि उस वक्त मैं सोया था। उठने के बाद 7 साढ़े 7 बजे मैं उठा, बैडमिंटन के लिए निकला, तो देखा यार इन लोगों के सुबह सुबह फ़ोन क्यों है। तो फिर उसको फ़ोन किया तो पता चला कि वो बच्चे की डेड बॉडी डिस्कवर हो गई। मेरे लिए एकदम सन्न बात थी क्योंकि मुझे तो ये बताया गया था कि वो इनोसेंट है और बिना वजह से पुलिस परेशान कर रही है। दूसरे दिन सुबह जब जैसे मालूम पड़ा तो मैंने फिर वो उनको फ़ोन किया जो लोग मेरे पास आए थे, तो पता चला उनके घर के नीचे भी 5,000 लोग जमा है। टेंशन था उसके घर के नीचे। बोले सर हमारे घर के नीचे तो ऐसा ऐसा हो गया है और सब इस तरीके से हो रहा है। अ मोमेंट आई टुक डिसीजन कि आई विल नॉट हैंडल दिस केस। उस दिन मैं कोर्ट में गया और जज को बोला कि सर आई डू नॉट वांट टू कंटिन्यू दिस केस। ऐसा कई बार होता है कि जहां आपको जो चीज़ नहीं पड़ती तो उस वक्त कहीं ना कहीं, जैसे उस वक्त मेरे बच्चे सेंटर पॉइंट में पढ़ते थे, सारे पेरेंट्स के लिए नागपुर शहर में जिनके बच्चे सेंटर पॉइंट में पढ़ते हो या भवंस में पढ़ते हो या कहीं भी पढ़ते हो, उन सारे लोगों को कहीं ना कहीं डर लग गया था। मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार मेरा शहर थोड़ा सा असुरक्षित हुआ है इस घटना से, मैं डिसकंटिन्यू किया। तो मेरा सवाल भी एक इससे रिलेटेड था कि कुछ केस ऐसे होते हैं ना, आपको मालूम है कि ये गलत है केस, लेकिन फिर भी आपको ये केस लड़ना रहता है। पब्लिक आपके तरफ निगेटिव थॉट रखती है
अभी आपने वो जो कुश वाला केस दिया तो आपने ड्रॉप कर दिया, कई केस सर आपके टाइम में ऐसा आया होगा। निशांत अग्रवाल एक व्यक्ति है, ही वॉज टॉपर ऑफ हिज फील्ड। हम्म। निशांत अग्रवाल को स्पाइंग के केस में अरेस्ट किया था। वो स्पाइंग केस मतलब? जासूसी, ओके। ब्रह्मोस मिसाइल की जासूसी के केस में। अच्छा। वहाँ पर वो इंजीनियर था और वो अपने कॉलेज का गोल्ड मेडलिस्ट टॉपर। अच्छा। उसके फादर डॉक्टर। सर ये अभी का इंसिडेंट है, ज़्यादा पुराना नहीं? हाँ, यही 4-5 साल पहले का है। हाँ। तो वो उसको हैदराबाद से पुलिस ने अरेस्ट करके लाया। क्योंकि उसका पोस्टिंग उसके पहले यहाँ ब्रह्मोस की जो है उसमें था, और उसको लाया गया। उस केस में मेरा फर्म ओपिनियन ये था, बिकॉज पुलिस का भी ये कहना था कि वो क्या होता है उसको, फेक नाम से किसी लड़की के नाम से आपको मैसेज भेजना और उसके बाद दोस्ती करना, कि हनी ट्रैप। इट वाज अ केस ऑफ हनी ट्रैप। मुझे ये मालूम था कि इट्स प्योर केस ऑफ हनी ट्रैप। प्रोसिक्यूशन का भी कहना था कि इट्स अ केस ऑफ हनी ट्रैप। बट आउट ऑफ दैट कोर्ट हर आदमी के लिए इंटरनेशनल कोई जासूसी करने वाला आदमी या ब्रह्मोस मिसाइल की इंफॉर्मेशन लीक करने वाला आदमी, एंटी नेशनल आदमी, ऐसी उसकी इमेज हो गई थी। मगर मुझे फॉर्मली ये लगता था कि वो इनोसेंट है, उसका कोई इंटेंशन नहीं है। ना इवन आई आर्ग्यूड इन कोर्ट्स कि कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि उसने कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक की या उसने किसी को कुछ बेचा नोइंगली, नथिंग। मगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में प्रोविजन इस तरीके से थी कि इफ यू होल्ड एनी ऑफिशियल सीक्रेट दैट इवन यू कैन नॉट कमिट मिस्टेक। इसलिए ही वॉज होल्ड गिल्टी एंड ही वॉज कन्विक्टेड। इस तरीके से होता है। कई बार ये होता है कि अपने को मालूम होता है कि वो आदमी इनोसेंट है, मगर फिर भी कभी कभी बचा नहीं पाते, ऐसा भी होता है। तो फिर ये एक और भी सवाल कई बार आता है कि एक क्रिमिनल, हम देखते हैं कि एक ही आदमी कई बार क्राइम कर चुका है, बार बार वो क्राइम रिपीट करता है। सर आप इतने केस लड़ चुके हैं, इतने क्रिमिनलों से मिल चुके हैं, तो इनके माइंडसेट क्या है? मतलब अगर एक बार क्राइम कर दिया तो हमको लगता है कि चलो ठीक है, मेरे से क्राइम हो गया। आपको पता है क्या आदमी पहला क्राइम क्यों करता है? नहीं। ज्यादातर आदमी पहला क्राइम करता है डर से, ज्यादातर, क्योंकि उसको ये मालूम होता है। जैसे आपने पेपर में पढ़ा होगा, अक्सर न्यूज़ क्या आती है न्यूज़पेपर में कि किसी क्रिमिनल का मर्डर हो गया। हाँ, है ना। क्रिमिनल का मर्डर हो गया तो ऐसा लगता है यार ये तो बड़ी बात हो गई। फिर उसमें अपन देखते हैं कि अक्यूज कौन है, तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं या ऐसे जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता है। तो उन लोगों से जब हम लोग फीडिंग लेते हैं कि भाई तूने क्यों कर दिया ऐसा मर्डर, तो ज़्यादातर लोगों ने मुझे ये बताया कि हमारी परिस्थिति ऐसी थी कि अगर हम उसको नहीं मारते तो वो हमको पक्का मार देता था। पर एक बार जब वो गुनहगारी में एक बार चला जाता है, वो जेल चला जाता है, उसके बाद वो साइकिल चलते ही रहता। और बोलते हैं ना कि शुरुआत जिसकी चाकू से हुई उसका अंत भी चाकू से होता है। तो उस तरीके से कभी ना कभी, यानी मैं आपको बताना चाहूँगा कि, और शायद आपको बड़ा अजीब लगेगा कि मेरे एटलीस्ट 500 से ज़्यादा क्लाइंट्स के मर्डर हो गए। अच्छा। दोज हु वर क्रिमिनल्स। तो ये तो है ही, मतलब आप अगर क्रिमिनल हो तो आगे पीछे 5 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद कभी ना कभी ये साइकिल है। फिर वो उसका कोई ना उसका कोई दोस्त, तो उसकी कोई गैंग का या उसका बच्चा या कोई भतीजा, कोई ना कोई। तो ये आपके हिसाब से ये अपने आप को बचाने के लिए ज्यादा बैक टू बैक ये मर्डर करते हैं। आम पब्लिक को भी सर इसमें तो दिक्कत होती है, कई बार आम पब्लिक पे ऑफेंस होता है, या कोई डकैती हो गई, कोई मर्डर हो गया, कई बार इस तरीके के भी तो इंसिडेंट बार बार रिपीट होते हैं सर। ये तो चलो आप एक गैंग वॉर हो गया, ये जो एक बार जैसे क्या बोल सकते हैं, जिसको क्राइम करने का चस्का लग जाता है ना, हाँ, उसकी उम्र लंबी नहीं रहती, थोड़े दिन में, कुछ साल में वो हो जाता है। अगर उसका रिपीटेडली वो क्राइम कर रहा है तो पुलिस के लिए तो वो एकदम सॉफ्ट टारगेट हो जाता है। उसने कुछ किया या नहीं किया, उसको पुलिस को जेल में डालना है। और जो क्रिमिनल्स की केसेस होती है ना, उसमें एफआईआर भी पुलिस ही लिखती है ज्यादातर केसेस में, ताकि उसके खिलाफ बड़ा केस बने। यानी पुलिस के लिए भी ये है कि वो जेल में रहे, और वो पूरी कोशिश करता बाहर आने की। वो बाहर आया तो उन्होंने उसको फिर अंदर डाला।
ऐसे साइकिल चलते रहता है। सर मेरे को एक थोड़ी स्टडी किया था आपके बारे में, एक जगह से जानकारी मिली कि एक जातिवाद केस बहुत हाईलाइट हुआ था, जिसमें आपको लड़ने में बहुत दिक्कत गई थी। कोई हिंदू मुस्लिम राइट्स का केस था। ये अक्सर होता है, ये अक्सर होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें मैं फ्री लीगल एड देता हूँ। फ्री लीगल एड है ना, ये अपनी एक वकीलों की हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे समाज में जब कभी भी कुछ होता है तो उसके लिए अपने समाज के लोगों को अपने फ्री में अपनी लीगल एड देनी चाहिए। एक हलबा समाज का एक आंदोलन हुआ था, काफ़ी साल पहले की बात है। हलबा समाज यानी एक समाज है जो मध्य नागपुर में काफ़ी बड़ी तादाद में है। हलबा समाज के 10,000 लोगों को गवर्नमेंट के एक नोटिफिकेशन में उनको नौकरी से निकालने का एक फरमान पास हो गया। अब 10,000 लोग अनएम्प्लॉयड होने वाले हलबा समाज के, और उनका कहना था कि दीज पीपल वेयर नॉट आदिवासी, और इन्होंने गलत सर्टिफिकेट देकर नौकरी ली है, ऐसा उनका क्लेम था। दे आर नॉट ट्राइबल्स। अब 10,000 लोगों को नौकरी से निकालना है, और वो सारे समाज के लोग में जितने रोजगार वाले लोग हैं वो सारे बेरोजगार होने वाले हैं। उनका समाज पहले ही पिछड़ा हुआ है, यानी वो समाज जो ना अपन बोलते हैं ना सावजी खाना, वो समाज। तो सावजी खाना जो इसलिए बन गया बिकॉज वो लोग बेरोजगार हो गए और उन्होंने खाने बनाने का काम चालू कर दिया। उनका ट्रेडिशनल फूड जो था इट वाज टेस्टी, तो अपने को वो समाज ने, अपने बाहर के लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि सावजी। मगर वो समाज जो था वो बेरोजगार हो गया सारा का सारा, क्योंकि वो लोग पहले वीविंग का काम करते थे, बुनकरी का काम करते थे, बुनकरी बंद हो गई, अब वो सारे बेरोजगार हो गए। उसमें से 10,000 लोगों को काम है, वो भी जाने वाला है। अब वो सारे लोग इकट्ठा हो गए कि भाई अब क्या किया जाए। वो सारे लोग, मेरे से कुछ थे, विकास कुंभार या मेरे कुछ दोस्त थे, तो बोले ऐसा ऐसा है। हमने उनको बोला है कि आप जो आंदोलन करना है करो, और कोर्ट की सारी जिम्मेदारी हमारी, कि हम आपके कोई भी आदमी को अंदर जाने नहीं देंगे, और गया तो उसको निकाल लेंगे। विधानसभा का उस वक्त सत्र था, विंटर सेशन नागपुर में होता था। आंदोलन चालू हो गए पहले दिन से। पहले दिन आंदोलन चालू हुआ, उन्होंने रास्ते रोके, पथराव किया, ट्रेन रोकी, सारा कुछ हो गया। पहले दिन पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया, 70-80 कोर्ट में लाए, हमने कोर्ट से उनको छुड़ाए। ऐसा करते करते सचिन भाई 8वें दिन तक करीब 800 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और वो इतना वाइल्ड हो गया था वो आंदोलन कि जिसकी कोई अपन कल्पना नहीं कर सकते कि नागपुर में ऐसा हुआ था। वो सारे लोगों ने, यानी वो विधानसभा के सामने जाके आत्मदहन क्या कर रहे, ट्रेन की पटरी को उखाड़ने की कोशिश क्या कर रहे, बसेस, कुछ भी। वो इतना वाइल्ड हो गया था आंदोलन। फाइनली 8वें दिन विधानसभा का सत्र नागपुर में था, उनको वो जीआर वापस लेना पड़ा कि नहीं, हम उनको नहीं निकालेंगे, और वो सारे 10,000 लोगों की नौकरी बच गई। वो सारे 800-900 जो लोगों को अरेस्ट किया गया था, उन सारे लोगों को हमने फ्री में ही छुड़ाया था, क्योंकि इट वाज कमिटमेंट टू देम। बाद में वो काफ़ी मदद होती है अपने को। वैसे ही अभी थोड़े दिन पहले एक हिंदू मुस्लिम राइट हो गया था। ऐसा अक्सर होता है नागपुर में, कभी कभी पीस डिस्टर्ब होता है। इसमें भी यही हुआ कि देखो, कोई भी चीज़ जो होती है ना, उसमें जो भी सेंसिटिव चीज़ें होती है उसमें मीडिया एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। हम लोगों को पता नहीं है कि जैसे वो अक्कू यादव का भी जो केस था, उसको मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अक्कू यादव की केस में ही वॉज क्रिमिनल, उसने मर्डर्स किए थे। बट थोड़े दिन बाद मीडिया ने या कुछ लोगों ने उसको ऐसा बता दिया कि उसने 100 रेप किए, 100 रेप। अब हम लोग नागपुर में रहते हैं, हमको दुनिया में ऐसा कोई आदमी दिखा नहीं कि पुलिस के रहते हुए कोई 1 रेप 2 रेप 100 रेप कैसे हो सकते, कोई कैसे कर सकता है, मतलब कुछ है कि नहीं। तो वो मीडिया से बनाया गया था कि उसने 100 रेप किए। हिंदू मुस्लिम राइट्स में भी ऐसे ही हुआ, वीडियोस बने, फोटोज बने, डॉक्टर्ड फोटोज थी कि वो जो नीचे जो चादर गिरी हुई है उसके ऊपर कुछ होली सिंबल है वगैरह वगैरह। इतना वाइल्ड वो सर्कुलेट हुआ कि पूरे इंडिया में सर्कुलेट हो गया कुछ ही घंटों में कि नागपुर में इस तरीके से घटना हो गई, और करने वाले एक पर्टिकुलर लोग हैं। जैसे कोई बड़ा केस होता है ना, तो पुलिस के लिए बहुत सिरदर्द हो जाता है। वो पहले क्या करते हैं कि उठा के पहले तो अंदर डाल दो सबको, सबसे पहली फुर्सत। उन्होंने उठा के कुछ लोगों को अंदर डाला। अच्छा, वो थोड़ी देर में वो जो आंदोलन हुआ था उसके थोड़ी ही देर में सैकड़ों लोगों की भीड़
आ गई शाम होते तक, और उन्होंने लाइन से गाड़ियां जलाना चालू की, घरों पे पथराव करना चालू किया, और बहुत कुछ हो गया। और थोड़ी देर में नागपुर जो था वो सारे न्यूज चैनल के लिए हिट हो गया कि नागपुर में बहुत बड़ा कम्युनल राइट हो गया, और ये सारा कुछ ही घंटों में हो गया। उसका रोल था मीडिया ने सब कुछ इस तरीके से सर्कुलेट किया। अब लोगों को पुलिस ने पकड़ना चालू किया, इस बीच पे एक मर्डर भी हो गया। अब वो जो दंगई थे वो भाग रहे थे, तो एक बस्ती में वो चला गया, उसको पब्लिक ने मार दिया, वो मर गया। वो एक मर्डर भी हो गया उसमें। अच्छा। तो फिर उसमें ये आया कि भाई कुछ लोग आए कि भाई इसमें ऐसा ऐसा हुआ है, इसमें इस तरीके की है, तो किसी न किसी पक्ष के लिए अपने को खड़े होना ही है। तो हम लोगों ने फिर एक तरफ से सब लोगों को छुड़ाया। ऐसा अक्सर होता है ये जब सिटी में थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, उसमें हम लोग पुलिस की भी मदद करते हैं ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि हम लोग पुलिस से भी उसमें कनेक्टेड रहते हैं। क्योंकि पुलिस ने सही पूछो तो हमारे लिए, पुलिस जो कुछ भी करती है, सच पूछो तो हम सब लोगों के लिए करती है। क्योंकि डिस्टर्ब अगर शहर होता है तो हम होते हैं, तो पुलिस से भी हम लोगों का बहुत अच्छा संबंध होता है। लेकिन आज हम लोग भी, मतलब आज पुलिस स्टेशन जाने में इतना घबराते क्यों है? आपने बोला कि पुलिस हम लोग के लिए करती है, लेकिन ये अवेयरनेस हमको तो है ही नहीं। आज भी जब भी कोई बोले ना कि पुलिस वाले घर पे आए या पुलिस स्टेशन जाना है, तो आदमी वैसे ही ठंडा हो जाता है कि मेरे को पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया गया है। तो ये डिफरेंशिएट कब खत्म होगा? मुझे नहीं लगता कि पुलिस से किसी भी व्यक्ति को डरने की जरूरत है। एब्सोल्युटली नॉट। पुलिस सच पूछो तो जो अधिकारी होते हैं, मैं कर्मचारियों की बात नहीं कर रहा, जैसे कर्मचारी शायद कम शिक्षित होता है तो शायद वो उस तरीके से न भी ले आपकी बातों को, मगर आप किसी अधिकारी से अगर जब भी मिलोगे, कर्मचारी और अधिकारी का मतलब क्या हुआ? कर्मचारी ने कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ये छोटे कर्मचारी। अधिकारी मतलब फिर एसपी और आईपी, पीएसआई, इंस्पेक्टर, डीसीपी, एसीपी, एडिशनल सीपी, ये सारे अधिकारी। ठीक है। तो ये जो अधिकारी होते हैं ना, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, और वो लोग आपकी चीज़ों को बहुत सीरियसली लेते हैं। मेरा तो सोचना ऐसा है कि आप अगर किसी भी बड़े अधिकारी से किसी भी केस में मिलेंगे जहां आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो वो जरूर सुनेंगे और आपकी केस पर एक्शन भी लेंगे। अब कई सारी टेक्निकल चीज़ें रहती है जहां आपको डिसअपॉइंटमेंट होता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक माल सप्लाई किया कि भाई 1 करोड़ का मैंने समझो कोयला सप्लाई किया, और वो व्यक्ति ने मेरे पैसे नहीं दिए, फॉर एग्जाम्पल। अब आप पुलिस स्टेशन में गए तो आपको बोलेंगे दिस इज अ सिविल डिस्प्यूट, आपके लिए डिसअपॉइंटिंग है। ये होता है सर, है ना, ये आपके लिए डिसअपॉइंटिंग है। अब इसमें थोड़ा सा स्किलफुली करते हैं अपन कि आपने किसी लॉयर की सलाह ली, ठीक है, उस लॉयर की सलाह लेकर आपने एक अच्छी सी कंप्लेंट ड्राफ्ट की और वो अधिकारी को दी। अब वो अधिकारी आपकी केस पे केस रजिस्टर करेगा, तो आपको लगता होगा कि यार एक केस में पुलिस ऑफेंस रजिस्टर करती है, दूसरे में करती ही नहीं। जैसे रोज अपन न्यूज़पेपर में पढ़ते कि इतने लाख रुपए ले लिया और उसने वो उसमें चीटिंग का केस हो गया या कुछ हो गया, अपनी केस में तो होता ही नहीं। उसका सिर्फ इतना ही रीजन है कि आप एक अच्छे वकील की सलाह लो, प्रॉपर कंप्लेंट बनाओ, डालो, पक्का होगा, और मिलो अधिकारियों से। आपके हिसाब से पुलिस स्टेशन जाना जाना चाहिए। कोई भी अपनी चीजों के लिए अपन ने पुलिस स्टेशन जरूर जाना चाहिए, और अगर उसको फॉलोअप भी देना चाहिए। अगर वो अधिकारी ने काम नहीं किया तो आप उससे बड़े अधिकारी से मिलिए, आप जरूर इतना इजी एक्सेस है कि हम सारे अधिकारी पब्लिक सर्वेंट है और आपसे उनको मिलना ही पड़ता है। सर, ये अवेयरनेस पब्लिक में होना चाहिए। इसके लिए ठीक है, कोई ये अभी तो जैसे नए सीपी वगैरह आ रहे हैं, वो लोग पब्लिकली आ रहे हैं, मीडिया कॉल कर रहे हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं कि ये मत करो वो मत करो, लेकिन सर फिर भी ना ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी रिजॉल्व होगा नहीं, क्योंकि यही कर्मचारी वाली बात और अधिकारी वाली आपने बात बोला ना, क्योंकि हमारी शुरुआत कर्मचारी से होती है, हम यहीं पर ही गड़बड़ करते हैं, फिर वो पैसे और ये अलग अलग चीज़ें चालू होती है, जो कि ऑन कैमरा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन कई चीज़ों में सर एक्सपीरियंस यही है। हाँ, एक्सपीरियंस यही है। नहीं, मगर जैसे मैं आपसे वही बता रहा था कि ज़्यादातर केसेस में हम लोग जो पहली इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, वो ठीक नहीं होती है, उसलिए ये सारी चीज़ों की चूक होती है। और बाद में आप अगर उसको सुधारने जाएंगे तो फिर सुधरेंगे नहीं, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट में एक चीज़ आपके रिकॉर्ड पर आई है। दूसरा, जब कभी भी हम लोग किसी तरीके की कोई कंप्लेंट देते हैं, है ना, तो पुलिस वालों की एक टेक्निक होती है, वो होती है कर्मचारियों की। वो आपको क्या बोलेंगे कि ठीक है, आपको क्या बोलना है आप बोलिए, मैं लिख लेता हूँ। उसमें वो करते हैं गड़बड़, वो करते हैं कर्मचारी।
उससे अगर सामने वाली पार्टी से कंसल्ट कर ही लेते हैं वो लोग, और अगर उनसे उनका सेटिंग या जो हो गया तो फिर वो आपकी कंप्लेंट में ही लैक्यूना रखते हैं, जिसकी वजह से आपकी केस कॉग्निजेबल होती ही नहीं, उसको वैसे ही वो सिविल कर देते हैं। पुलिस आज की तारीख में बहुत विजिलेंट है और कैपेबल है, और सबसे अच्छा ये है नागपुर में कि नागपुर में होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आपके शहर के हैं, तो इसलिए आपके साथ किसी भी तरीके की कोई चीज होती है तो आप तो कभी भी सीएम से मिल सकते हो। सर ये इतने इंटेंस टॉक में आपके साथ ऐसा भी कभी हुआ होगा ना सर, कोई फनी मोमेंट हुआ होगा कोर्ट रूम में कि या जज को भी हंसी आ गई या आपको भी हंसी आ गई? अभी थोड़े दिन पहले हुआ, गवर्नमेंट सर्वेंट पर जो असॉल्ट का केस होता है ना, 353, पहले 353, अभी नया कुछ सेक्शन है, एक 353 का केस था। उसी दिन 3 केस 353 की मेरे पास थी एविडेंस के लिए। जिस केस में मैं गया था उसमें एमएससीबी के कर्मचारी को मेरे आरोपी ने मारा था, ऐसा वो केस था। क्योंकि उसके यहाँ का आया, मीटर काट दिया, उसका कहना था कि तुम्हारा 1 लाख रुपए बकाया है, तो उसने बोला कि मैं 50,000 भरता हूँ। उसने 50,000 भरे, उसके बावजूद भी उसकी इलेक्ट्रिक कट गई, वो चिढ़ गया, उसने, ऐसी वो केस थी। अब वो कोर्ट में एविडेंस चालू था, तो मैं दूसरी केसेस भी पढ़ के गया था, है ना। मेरे दिमाग में था कि इस केस में पुलिस के ऊपर असॉल्ट हुआ है। अच्छा। तो मैं प्रश्न जो विटनेस को पूछने लगा, तो 3-4 प्रश्न पूछ लिया जो पुलिस से रिलेटेड थे, कि पुलिस के ऊपर असॉल्ट अगर हो जाने पर मैंने क्या प्रश्न पूछना चाहिए। वो जज मेरे तरफ देख रहा, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जज साहब, और तीसरे चौथे प्रश्न के बाद एकदम मुझे लगा कि ये तो केस में आपने जो पूछ रहे हैं रिलेवेंट था ही नहीं, ये तो पुलिस का असॉल्ट का केस ही नहीं, ये तो एमएससीबी कर्मचारी में असॉल्ट का केस है। मैं उसको लॉग बुक पूछ रहा, उसको पुलिस स्टेशन से जाने का टाइम वगैरह वगैरह। तो सडनली फिर जज की तरफ देखा, जज मेरे तरफ क्यूरियसली देख रहे थे कि अरे भाई ये केस, बट वो अब एक इतने मतलब नहीं बोल पा रहे थे वो मुझे। तो उन्होंने फिर बोला कि वही सोच रहा था मैं जायसवाल साहब कि आप ये क्या कर रहे हैं करके। तो ऐसा होता है सर। ये तो आपका केस हो गया, कोई एक्यूज आपके पास आया, बहुत ड्रामेबाज हो, मालूम पड़ा कि वो आप कोर्ट रूम से ज्यादा ड्रामा आपके सामने ही कर रहा हो। बहुत करते केस इतने लंबे लंबे बताए वो कि बहुत नौटंकी रहते, बहुत ड्रामे। मालूम है कि मैं एक्यूज हूँ, फिर भी वो ऐसे ही आपके सामने ट्रीट। बहुत लोग हैं ऐसे बहुत लोग हैं, और उनके रिलेटिव्स भी एकदम तैयार रहते हैं सब चीज़ों के लिए। और कोर्ट में जाने के बाद या उसकी केस देखने के बाद समझ में आता है कि यानी हर केस में सबसे पहला हर आरोपी की माँ, अक्यूज की माँ सबसे पहला ये बोलती है कि मेरा लड़का तो घर पे था, उसको पुलिस ने लेके चली गई। तो ऐसा लगता है यार बहुत ही इनजस्टिस हो गया भाई, ये तो घर में था, इसको कैसे ले गई। तो अपने को लगता है यार ये कैसे हो सकता है। तो उनको ये इतना मालूम रहता है कि अपने को लॉयर के सामने क्या प्रेजेंट करना है। तो जो ऐसे मजे हुए खिलाड़ी रहते हैं ना, उनको ये सब मालूम रहता है कि वकील के सामने बोलना क्या है। तो आप तो समझ ही जाते होंगे सर इनकी बातों से, कोर्ट में जाने के बाद पहले तो मान लेना पड़ता है कि सच में बेचारा इनोसेंट फंसा है। हाँ सर, आप वैसे भी किसी क्लाइंट को देखते होगे तो वो गलत किया सही किया ये तो एक आपके लिए सेकेंडरी है, पहले वो आपका क्लाइंट है और आपको सुनना जरूरी है कि उसको सेव करना जरूरी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग 95% केसेस पुलिस की जेन्युइन रहती है। अच्छा। सिर्फ 5% केसेस रहते हैं जिसमें कोई इनोसेंट अटकता है। बट हमने अब ऐसा प्रोफेशन चूज किया है, या आप में से भी सबके बच्चों ने शायद, या कुछ लोगों के बच्चों ने शायद ये प्रोफेशन चूज किया होगा, जिसमें ये हमको देखना ही नहीं है कि उसने क्या किया, उसने किया या नहीं किया, ये डिसाइड जज को करना है। ये हमारा डिस्क्रिप्शन नहीं है। हमारे लिए ऑनेस्टली वो क्लाइंट है, क्लाइंट ने अपना एक केस अपने पास दिया है, उसको आप ऑनेस्टली अपने स्किल्स के साथ लड़िए, रिजल्ट जो आना आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बिल्कुल। आप ये नहीं सोचते कि वो एक्यूज है तो मैं क्यों उसको बचाऊं और क्यों ये सब करूं। मैंने बताया ना कि कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है। मोमिनपुरे का भी एक केस था उस तरीके का, एक व्यक्ति ने अपनी बीवी को मर्डर कर दिया था, उसकी केस आई, अफजल लीडर नाम था, ही वाज पॉलिटिशियन। तो मेरे पास जब वो केस आई, काफी लोगों ने आया कि उसकी वाइफ ऐसी है, झूठ बोल रही वगैरह वगैरह, डाइंग डिक्लेरेशन था उसका कि उसकी वाइफ को जब जला दिया उसने, तो उसकी वाइफ ने डाइंग डिक्लेरेशन दिया था कि इसने मुझे जलाया। तो मर्डर केस में जब लाए उसको, तो पहले दिन तो मैं हुआ अपीयर, दूसरे तीसरे दिन वो जो अफजल लीडर था उसकी दोनों बेटियों ने कंप्लेंट किया कि ही वाज कमिटिंग रेप।
इट वाज स्टनिंग, अरे बोला ये तो खूब हो गया, तो कमाल है। तो देन 2 रेप्स 1 मर्डर। और उसके साथ के जो सारे के सारे लोग आते थे मेरे पास, अरे अफजल लीडर कितना अच्छा आदमी है, अरे इसको तो फालतू फंसा दी उसकी वाइफ ने, वगैरह वगैरह। अब उसकी 2 बेटियां जो उसकी फर्स्ट हस्बैंड से थी, मैंने बोला कि भाई आप कुछ दूसरा कर लो, ठीक है। तो वो जो लोग आकर आपके सामने प्रेजेंटेशन देते हैं उसको पूरी तरीके से बिलीव नहीं किया जाता और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्लाइंट अपना क्या बोल रहा है उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो वकील ने अपने तरीके से देखना ही चाहिए। तो सर आपके प्रोफेशन में का इफेक्ट आपके घर पे भी कुछ पड़ता होगा? बिल्कुल नहीं, खाना खाने के टेबल पे आपने कोई जस्टिस सुना रहे आप? बिल्कुल नहीं। मैंने मेरे सारे जूनियर्स को इंस्ट्रक्शन दे के रखा है कि मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर या इस तरीके की जो केसेस रहती है उसमें ना विक्टिम की इंजुरीज की ना फोटोज होती है, ठीक है। तो मेरे सारे जूनियर्स को इंस्ट्रक्शन है कि जैसे ही चार्जशीट अपने ऑफिस में आएंगी तो वो जो इंजुरीज की जो फोटोज है उसको क्लिप कर दो। आई डोंट वांट टू सी दैट, बिकॉज समहाउ वी आर आल्सो ह्यूमन। अपने को खून और वो सब देखना अच्छा नहीं लगता, या फिर अपन शायद प्रेजुडिस हो सकते हैं, इसलिए वो मैं देखता ही नहीं हूँ। अपन ने अपना केस पे ध्यान देना चाहिए। तो सर इतना प्रेशर आपके साथ है, चलो जैसे आप डिस्कशन किया अपन ने, सोशल सिक्योरिटी इशू, ये सब चीज़ें आप झेल चुके हैं, तो सर इसका घर पे या घर वालों पे या आपकी रूटीन में क्या फ़र्क पड़ता अपना है? लाइफस्टाइल बहुत खराब हो जाता है। आप घर वालों से भी जब बात करते हो तो वकील ऐसे करते हैं। हाँ, मैं वही समझना चाह रहा था कि उसमें वो आपकी क्या। माँ और आपकी वाइफ, हाँ, 2 बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं। दोनों को ऐसा लगता है बहुत ही, वो शायद आदत हो जाती है हम लोगों की बात करने में, उस तरीके से हम लोग फिर बिहेवियर में आ जाता है कि टिपिकली बोलना, बहुत थोड़ा सा बोलना, या जो बोलना वो एकदम, तो वो सारी चीज़ें हो ही जाती है, अपने लाइफस्टाइल पे आ जाती है वो। सर ये तो हो गया। अब सर एक बहुत बहुत बेसिक है, मतलब आप वकील नहीं हैं, कोई जज नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं हो रहा, मैं एक जनरल पूछना चाह रहा हूँ सर कि हमारे ये जुडिशरी सिस्टम में क्या लैक है कि जिससे ना चीज़ें इतनी आम आदमी की तरफ पहुँचती नहीं है या फिल्टर नहीं है? क्या चीज़ आपको लगता है कि ये करने से हमारे सिस्टम में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा? देखो, जुडिशरी क्या है कि हमारे ही जनरेशन, अब जैसे नेक्स्ट जनरेशन में जो लोग हैं वो सारे लोग जुडिशरी में प्रिपेयर करें। यही बच्चे हमारे जुडिशरी में जाएंगे। अभी जो पिछले 10 साल या 15 साल में जो बच्चे जुडिशरी में आए, उनको अगर आप देखेंगे ना तो दे आर ऑफ फाइन क्वालिटी, एकदम परफेक्ट। तो ये जुडिशियल सिस्टम को अच्छा करने के लिए, उसके लिए हमको ही कुछ करना पड़ेगा, बाहर से कुछ नहीं होने वाला है। हमारे में से ही अच्छी क्वालिटी के जो बच्चे हैं वो जुडिशरी में जाए। मैं बार का प्रेसिडेंट था, हमने आकार की क्लासेस ली थी। आकार क्या हुआ सर? आकार एक क्लासेस थी जिसमें पढ़ाने के लिए एक एक सब्जेक्ट के लिए हमने सारे बेस्ट लॉयर्स जजेस को चुना कि भाई ये 15 वकील हमारे जो है वो बेस्ट एक एक सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट है। उनको हमने सिलेक्ट किया, कुछ जजेस को सिलेक्ट किया इंक्लूडिंग हाईकोर्ट जजेस, जो डिस्ट्रिक्ट जजेस थे उनको, और उनको बोला कि सारे बच्चों को एक एक सब्जेक्ट आप समझाइए। कुछ जजेस को बोला कि इंटरव्यू कैसे होते, उनमें बिहेवियर कैसा होना चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चंस पे प्रिपरेशन करना चाहिए, ऐसे जजेस से फीडिंग। उसका रिजल्ट ये हुआ था कि 3 सालों में व्हेन आई वाज प्रेसिडेंट करीब 80-85 बच्चे जज बने थे हमारे बार में से। अच्छा। एंड इट वाज हिस्ट्री कि इतने ज़्यादा बच्चे हमारे बार में से बने। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये हम लोगों ने देना चाहिए। और आने वाले समय में अब लिटिगेशंस का भी बहुत ज़्यादा हो गया आजकल। जो टर्म्स कंडीशंस होती है उसी में सारी चीज़ें लिखी होती है, और अब लिटिगेशंस को ख़त्म करने के लिए कोर्ट में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बाहरी आर्बिट्रेशन में वो ख़त्म हो जाते हैं, ऐसी भी व्यवस्था हो गई। तो सर अभी जो नए यंग लॉयर बन रहे हैं तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे कि क्या उनको मतलब कानून समझना जरूरी है, जस्टिस समझना जरूरी है, या ह्यूमैनिटी समझना जरूरी है? क्या इनके लिए इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले हर वकील को, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो, 1 दिन का हो या 50 साल का हो, उसने सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि जो जज होता है ना वो भी एक ह्यूमन है। आपका बिहेवियर, आपको ऐसा लगता है कि जब आप कोर्ट में जाते हो तो आपको कोई देखने वाला नहीं है, लोग ऐसे ही, आपका बिहेवियर जो होता है कोर्ट में,
आप एक जज के लिए आप पंक्चुअली, जैसे आपका केस समझो 11 बजे है, आप पंक्चुअली 11 बजे जाइए, कोर्ट विल नोटिस। आप कोर्ट में जब अपनी केस आर्ग्यू कर रहे हैं, उसको पोलाइटली कीजिए। आप जब कोर्ट के अंदर आ रहे हैं, कोर्ट से बाहर जा रहे हैं, नम्रता से जाइए। जब आप कोर्ट में बैठे हो, आपकी केस का इंतजार कर रहे हो, तब भी। और ऐसी 50 चीज होती है जो अगर हमने एज ए लॉयर सीखी या समझी तो रिलीफ हम अपने तरफ ले सकते हैं। जज इज नॉट मशीन, जज इज ए ह्यूमन। तो ये सब चीजों से रिजल्ट्स अफेक्ट होते हैं। ये सब चीजें वकीलों ने सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि सर अभी हम लोग भी देख रहे हैं ना, लॉ की तरफ बहुत लोग बहुत ज्यादा, हर साल 400 नए वकील। हाँ, हर साल अच्छे 7 कॉलेजेस में से 400 नए वकील बन रहे हैं, कोर्टों में आ रहे हैं। ये इंडिया की बात कर रहे हैं? हाँ, नागपुर की बात कर रहा हूँ। हाँ, नागपुर में अपने 400 वकील हर साल आ रहे हैं। तो ये 400 वकील जो आ रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने सिस्टम के ऊपर फेथ करना चाहिए। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। क्या होता कि जैसे नया वकील बना, हम लोग जब कॉलेज में से वकील बनकर कोर्ट में गए थे, तब मैं तो एटलीस्ट 10 साल 2 व्हीलर से गया। आजकल तो ऐसा होता ही नहीं। आजकल तो वकील बनने के पहले माँ बाप उसको कार देते हैं, कार से क्लासी वकील बन के जाएगा वो। हमको ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये जो प्रोफेशन है, इसमें एक कॉमन मैन से हमारा इंटरेक्शन होने वाला है। ज्यादातर हमारी फैमिलीज में हमने जो सबसे बड़ी गलती की है अपब्रिंगिंग में बच्चों की, वो ये है कि हमने कभी समझा ही नहीं कि यहाँ की लोकल लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे बड़ी गलती। हमने कॉन्वेंट्स में बच्चों को पढ़ाया, सारी चीजें हमने हिंदी या इंग्लिश में बोली। मैं तो आपको यहाँ पर भी आपको शुरुआत में बोलने वाला था कि आपने इसको हिंदी में रखा, इसके लिए सचमुच में थैंक यू। फॉर द रीजन मैं इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज का संवाद जो होता है वो उसी भाषा में होना चाहिए जो ज्यादातर लोग समझते हैं। ठीक बोल रहे हैं। वैसे ही महाराष्ट्र में हम लोग जब रहते हैं, तो महाराष्ट्र की भाषा अगर हमको नहीं आती है, तो हम उस व्यक्ति से संवाद करेंगे कैसे? आप कोर्ट में वकील बनने के बाद वो जो रिमांड पेपर्स होंगे या चार्जशीट होगी, वो पढ़ोगे कैसे? आपने अपने आप को पहले से ही सिस्टम से बाहर कर लिया। तो लोकल लैंग्वेज जो होती है ना, वो हमारे बच्चों को हमने सिखाना चाहिए। तो लोकल लैंग्वेज का कनेक्ट तो है। हम लोग अपने बिजनेस लाइफ में भी देखते हैं कि अब हम कहीं सरकारी जगह पर जाते हैं काम के लिए, तो जितनी हमको मराठी बहुत मुश्किल से आती है। मैं खुद ग्रेजुएट होने के बाद अच्छी मराठी सीखा। आता मी खूप चांगली मराठी बोलतो। तो सर मतलब बेसिकली आपके हिसाब से कि मराठी सीखना अनिवार्य है। मतलब आप डिपेंड करता है प्रोफेशन पे कि या हर जो हर चीज में। आप, मैं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ वकीली को छोड़ दो, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप बिजनेसमैन हो, तो भी जरूरत पड़ती है। मैं वही बोल रहा था, हर जगह हर पेशे में आपको गवर्नमेंट की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है, उसमें एक कॉलम होता है कि आपको रीजनल लैंग्वेज आती है या नहीं आती है। आपको नहीं आती है तो आप वैसे ही बाहर हो गए। तो हमने करा क्या है, अच्छे सिस्टम में अच्छा एजुकेशन के नाम पे अपने इंग्लिश लेना चालू कर दिया। अब आप मानो मेरी बात, ज्यादातर लोग इंग्लिश में बात नहीं करते, ज्यादातर लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में ही बात करते हैं। पर अपने करके क्या रखे, अपने सारे बच्चों को ना इंग्लिश प्रो कर दिया। उसको लंदन जाना है वकीली करने, नहीं, उसको यहाँ रहना है। अभी तो कोर्सेज में सर वैसे चालू है। यस। और आप समझ लो, आने वाले समय में दुनिया के किसी भी देश में जॉब नहीं रहने वाले। वो शुरुआत हो चुकी है। सभी दुनिया के हर देश में आप देखो, सब लोग ये बोलेंगे कि भाई मैं मेरे बच्चों को अकोमोडेट कैसे करूं, जॉब्स फायदा नहीं होते। तो हर देश की अपनी एक पॉलिसी हो जाने वाली है कि पहले अपने देश के लोगों को सेटल करो, बाद में दूसरों को देखेंगे। नतीजा तो आ ही रहा है ना, अमेरिका से अपने 1 लाख लोग वापस आ गए। ये होते ही रहने वाला है। अब वो हर देश में ऐसे होगा, क्योंकि हर आदमी को अपने देश को पहले ग्रो करना है, बाद में दूसरों को देखेंगे। तो सर कुछ क्वेश्चंस हमारे ऑडियंस की तरफ से भी है। अरे बता, हार्डली 2 या 3 ही क्वेश्चन पूछ पाएंगे टाइम लिमिट के कारण। तो कोई एक क्वेश्चन स्पेसिफिकली मैं पूछना चाहूँगी कि जो फीमेल असॉल्ट केसेस होते हैं, रेप्स हो गए, जो भी माइनर या मेजर बच्चियों के साथ, फीमेल्स जो भी एज की हैं, या ह्यूमन असॉल्ट भी मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मेल फीमेल जो भी असॉल्ट्स होते हैं, तो
इस तरीके के क्रिमिनल्स में वाकई में क्या कोई आंखों में शर्म होती है? लाइक डू दे फील गिल्टी अबाउट व्हाट दे हैव कमिटेड, या वो इन सब से छुटकारा पाके बस जल्दी से वापस बैक टू नॉर्मल लाइफ के लिए वो लोग सोच रखते हैं? देखिए, रेप की जो केसेस होती है ना, उसमें आई विल मैं दो उसमें क्राइटेरिया है जी। अभी अपने सोसाइटी में ना जिस तरीके का माहौल है, या मीडिया से, या फेसबुक, व्हाट्सएप, है ना, इंस्टाग्राम, ये वो, जी। उससे हो ये रहा है कि हमारी बच्चियां ना बहुत जल्दी बड़ी हो जा रही है। उसका नतीजा ये भी हो रहा है कि दे आर क्लोज टू बॉयज। टेक्निकली पॉक्सो एक्ट जो है, पॉक्सो एक्ट में अ गर्ल हुज एज इज बिलो 18, इफ यू डू फिजिकल विद दैट गर्ल, देन आइदर शी इज कंसेंटेड और नॉट, दिस इज रेप एज वेल एज पॉक्सो एक्ट सेक्शन 8। तो ऐसी बहुत सारी केसेस आजकल हो गई कि जहाँ लड़का लड़की का इंटरेक्शन है, वो दे आर कमिंग क्लोज, दे आर बूजिंग एंड ऑल, और हो रहा है। और फिर वो कभी आइदर बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी, बिकॉज ऑफ ब्रेकअप, बिकॉज ऑफ जेलस, सारी चीज़ें कोई किसी को बता दे रहा है, और देन इट बिकम्स रेप। तो दिस इज टेक्निकल रेप। यहाँ पर लड़की अपनी इच्छा से गई थी, ऑल राइट, उसने नहीं जाना चाहिए था, या उसका एज कम था, टेक्निकली वो रेप केस में आरोपी होगा। जो जेन्युइन रेपिस्ट जो होते हैं, जेन्युइन रेप जिन्होंने केसेस, जानबूझ के ये क्राइम कमिट जो किया, जेन्युइन रेप केसेस होती है जिसमें फोर्सफुली किसी लड़की के साथ कुछ किया जाता है, वैसी केसेस का माइंडसेट वाले जो अक्यूज होते हैं उनको कोई रिपेंटेंस नहीं होता, बिकॉज वो सोच समझ के ही किए होते हैं। आप मानिए मेरी बात को कि ऐसी जो केसेस रहती है ना, वो कोर्ट को समझती है कि जो केसेस में जबरदस्ती किसी के साथ रेप हुआ है, और पुलिस भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करती है ऐसी केसेस में, और ऐसी जो केसेस रहती है उसमें कोर्ट उसको बेल नहीं देता है, जनरली उसकी बेल नहीं होती है, और कन्विक्शन के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जेन्युइन केसेस जो रेप की होती है या गैंग रेप की होती है, उसमें जनरली कन्विक्शन होता है। उसका रीज़न ये है कि उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती ही है, और अगर विक्टिम ने ठीक ढंग से कोर्ट को बताया, क्योंकि सरकारी वकील काफ़ी सारे होते हैं, उनको वो लोग तैयार करते हैं कैसे कोर्ट में बताना है वगैरह वगैरह, पुलिस भी उनको बताती है कि तुमको कोर्ट में क्या बोलना है। तो जो जेन्युइन केसेस होती है उसमें अक्सर कन्विक्शन होते हैं। सर, इन चीज़ों का आपके ऊपर भी जैसे मेंटली आप अफेक्ट होते होंगे डेफिनेटली, तो उनसे बस एक लास्ट चीज़ मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि उनसे आप अपने आप को डिटैच कैसे करते हैं, ये नेगेटिविटी और क्राइम की जो प्रॉब्लम्स है? बहुत ही मतलब वैरायटी ऑफ केसेस ऑफ रेप मेरे पास आई होंगी, सैकड़ों होंगी शायद, जो रेप केसेस में मैं अपियर हुआ होगा। कुछ ही केसेस ऐसी होती है कि जहाँ अपने को मालूम पड़ जाता है कि ये आदमी ने सोच समझ के ही रेप किया है, या ब्रूटलिटी उसमें है, या उसमें लड़की का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एंड इट वाज हैपेंड अगेंस्ट हर विश। तो ये ऐसी जो केसेस रहती है उसमें हम लोग भी थोड़े से मोरली डाउन रहते हैं, क्योंकि हमको भी ऐसा लगते रहता है कि योगा, मेडिटेशन या ऐसा कुछ करते हैं आप? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। मैंने आपसे बताया ना कि ये सब हम लोगों ने एक बहुत अच्छी हैबिट डेवलप की है, जिसके नुकसान भी हो रहे हैं मुझे, भूल जाने की। यही एक सोल्यूशन है। ये मैंने आदत डेवलप की अपने आप में जी। तो और दूसरा कि रात को सोने के वक्त किसी केस के बारे में सोचना नहीं। एक तो भूल जाओ जी, वो कोर्ट की सारी चीजें भूल जाओ जिसमें अपने को बुरा लगता है, ऐसी चीजों को भूल जाने की आदत। उसमें नुकसान ये होता है कि काम की चीजें भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो वो होता है, बट पैसेज ऑफ टाइम में काफी साल हो जाते हैं जब आपको, तो आप ये सब चीजों से यूज्ड टू हो जाते हैं। पर सचिन भाई बराबर बोले कि कोई भी क्लाइंट जब आपके पास आता है तो आपको मालूम रहता है कि उसने क्या किया। बिल्कुल। थैंक यू फॉर टाइम। थैंक यू। फाइन। सो सर, इट वाज ग्रेट टाइम। बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। लाइक जो लॉयर वगैरह होते हैं, एडवोकेट्स, उनसे हमारा कभी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है, बट अभी इस पॉडकास्ट के थ्रू वी फेल्ट कि बहुत सारी चीज़ें जो हमें पता ही नहीं है, जनरल अवेयरनेस, तो इट वाज वेरी गुड। और एक चीज़ मुझे ये भी और एक बात है जी, हम शहर से एक दिन पहले शहर को जानते हैं जी, बट आप न्यूज़पेपर में जानते हैं, हम लोग कोर्ट में सब कुछ हमको एक दिन पहले ही मालूम हो जाता है क्या हुआ है शहर। करेक्ट सर, बिल्कुल। और लाइक जो मेमोरी वाली चीज़ है,
आई मीन इतने केसेस होते हैं, आप लोग को कितना कुछ याद रखना पड़ता है। जस्ट लाइक यू मेंशन्ड अभी कि मैं कोशिश करता हूँ कि सब कुछ भूल जाऊँ बिफोर आई गो टू बेड, तो ये भी बहुत मतलब तारीफ वाली बात है। दोनों चीज़ें, आपको याद भी रखना, आपको भूलना भी है, तो काफ़ी चीज़ें बैलेंस करके चलना पड़ता है। सो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप कोर्ट रूम में जाते हैं तो काफ़ी बार होता है कि आपको भी सरप्राइज़ मिल रहा है, लाइक आपके जो क्लाइंट है, ठीक है, वो कोर्ट रूम में जब केस सॉल्व होता है तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको भी शॉक लग रहा है कि अरे ऐसा भी था, ये तो पहलू मुझे पता ही नहीं था मेरे केस के बारे में। हाँ, जब अपोजिशन ट्रायल लेता है, क्वेश्चंस करता है, तब कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं सर कि आपको भी शॉक लगी? नहीं, जैसे मैं ट्रायल की बात करूंगा, एज आई एम क्रिमिनल लॉयर, तो ट्रायल में सबसे अच्छा ये होता है कि वो सारे बंच ऑफ पेपर्स आपके पास है, उसमें उसके बाहर जाकर प्रोसिक्यूशन कुछ करने वाला नहीं है, उसके बाहर वो जा ही नहीं सकता। ओके और अगर गया देन इट ऑल विल बी ओमिशन। ओमिशन मतलब कोर्ट विल नॉट लुक इनटू। ओके तो अपनी केस क्या है, उसके सारे बंच ऑफ पेपर्स आपके पास इन एडवांस आ गए, तो उसी के ऊपर अपनी सारी स्क्रूटिनी करनी है। करेक्ट बिकॉज कोई चीज किसी ने बोला तो वो प्रोबेबल है क्या, ये सारी चीजें देखनी है। तो हम लोग जब अपना केस का प्रिपरेशन करते हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी है बस उतना ही देखते हैं। ओके जो भूल जाने का प्रॉब्लम है उसके बहुत नुकसान भी है। मैं दोस्तों की शादियां भूल जाता हूँ। वो नाराज होते हैं कि यार तुम तो आए नहीं हुई हमारी शादी में, तो वो होता है। आप अपना जेन्युइन कंसर्न बता सकते हैं। जी जी जी। अच्छा, और एक लास्ट चीज़ है सर कि जो मीडिया आपने मेंशन किया था, नागपुर में जो केस हुआ था, राइट्स हुए थे, सोशल मीडिया ने काफ़ी जल्दी हाँ, ये गलत बताया था। स्प्रेड किया। ठीक है, सोशल मीडिया के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं, नुकसान और फ़ायदे हैं, बट क्या ऐसा भी होता है कि सोशल मीडिया, क्योंकि मीडिया अब नहीं रहा, मीडिया एक सोशल मीडिया में कन्वर्ट हो चुका है, तो मैं ये बार बार इसीलिए उस पर जोर दे रही हूँ, तो ऐसा भी है कि सोशल मीडिया की वजह से कभी फ़ायदा भी हुआ है? जनरली नुकसान होते हैं, हाँ, मोस्ट जनरली नुकसान होते हैं वो। और सोशल मीडिया इतना ज़्यादा इफेक्टिव हो गया है कि परसेप्शंस आपके दिमाग में ठूस दिए जाते हैं, आप वैसे ही जीना चालू कर दिए कि जो परसेप्शन आपको दिया गया है। करेक्ट यानी बहुत पुरानी बात है कि 100 बार बोला हुआ झूठ जो है ना वो सच को हरा देता। करेक्ट सच हार जाएगा, राइट। तो आप बार बार बोलेंगे तो वो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा ऐसे ही। तो इससे बात वही है कि सोशल मीडिया तो किसी भी एज क्राइटेरिया से अब छुका नहीं है, तो वो अवेयरनेस कैसे आए, लाइक एटलीस्ट लॉ के लिए कि कुछ हुआ है, नहीं बस बिलीव करे ना करे, ये पर्सन टू पर्सन रहता है, या फिर ऐसा भी कुछ होना चाहिए कि उसे फिल्टर मीडिया करे? ने वो निठारी मर्डर केस के कोडी नाम का एक आरोपी था, उसको पूरे इंडिया ने माना कि वो मर्डरर है। दो ही वॉज नॉट। परसों सुप्रीम कोर्ट ने उसको छोड़ दिया। मतलब हम लोग कौन से सच में जी रहे थे अभी तक? करेक्ट मतलब हमको जो परसेप्शन दिया जाता है उसको अपन गॉस्पेल ट्रूथ मान लेते कि नहीं यही है, गलत है। अपने को खुद को भी सोचना चाहिए काफी सारी चीजें। तो बॉटम लाइन इज जो भी आता है उससे आप नहीं लो, कीप योर ओन पूरा थॉट। मत लो, पूरा मत जी लो। जी, दैट्स इट, थैंक यू सर। सर अभी जो आपने ये मीडिया का डिस्कशन किया उसमें मेरा एक सवाल है सर बस आखिरी, कि मीडिया ट्रायल का सर कितना फर्क पड़ता है? बहुत नुकसान है, आप सच मानना चाहते ही नहीं। सर, और तो मीडिया ट्रायल जुडिशरी पुलिस सबके ऊपर इतना प्रेशर हो जाता है उसका कि वो जो सच नहीं भी है वो बार बार बोल के उसको फिक्स कर दिया जाता है कि ऐसे ही है। और अगर जेन्युइनली किसी जज ने भी बोला कि ऐसा नहीं हुआ है, देन दैट पीपल विल ब्लेम टू जज। पुलिस ने बोला है कि ऐसा नहीं हुआ है, पीपल विल से नो नो यू आर करप्ट। ऐसा नहीं है, वो इंडिपेंडेंट एजेंसीज है, इंडिपेंडेंट उनका काम है, दे आर स्पेशलाइज इन दैट। सिर्फ ये मीडिया से कुछ लोग अपना परसेप्शन ड्रॉ करते खुद के फायदे नुकसान के लिए, और वो हमको परोस देते और हम उसको सच मान के चलते। इसका बहुत नुकसान है। सर ये आपका सच मानना नहीं मानना या पब्लिक का सच मानना, सर जज पे क्या इफेक्ट होगा? जज तो डरता है, जज डरता है। जज पब्लिक में सर इनको अलाउ है ये सोशल मीडिया हैंडल करना, या इन पे असर किस तरीके से पड़ता होगा सर? देखो, ये जो 1.5 रुपए का न्यूज़पेपर है ना वो सबके घर में जाता है, तो वो उतना ही इफेक्ट करता है, क्योंकि आप फैमिली में रहते हो ना। आपकी वाइफ ने पढ़ा कि अरे आपके पास एक केस आया था, वो रेप का था, गैंग रेप था, उसमें इतनी ब्रूटिलिटी थी, यूं था वो था, और वो जज जो है वो अपने फैमिली में से सब डिस्कस करके आया, या दूसरे जजेस ने कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ा, या किसी ने पढ़ा, स्टाफ ने पढ़ा, उन्होंने उनको बोला, तो ये सब चीजें प्रेशर बिल्ड करती है और वो अच्छा नहीं है। तो सर आज हम क्लोजिंग करते हैं। सर आपका
इतना समय देने के लिए हमको बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। आज आपके माध्यम से सर हमको काफ़ी सारी चीज़ें हमारे अंदर समझ में आई, कि अंडरस्टैंडिंग आई कि कानून क्या होता है या उसकी इंसाइट्स क्या होते हैं। हम जनरली कानून देखते हैं टीवी में, पिक्चर्स में, कि कोर्ट रूम है, इस तरीके का सीन होता है, लेकिन उसके पीछे की कहानी सर ये आपसे जो आज जानने मिला है सर, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर आपके लिए। तो सर ये कन्वर्सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। मेरा एक सवाल आम पब्लिक से जो ये पॉडकास्ट के बाद मेरा लाइव देखेंगे, क्या हम कानून को समझते हैं या फिर सिर्फ कानून से डरते हैं? इसका जवाब आप मेरे को मेरे पेज पे ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।